आज की जो बड़ी खबर है आपको बताना जरूरी है। शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 से। इंडिया अलायंस के सांसद कल मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। डेलीगेशन में इंडिया दलों के 20 सांसद शामिल हैं। सांसद अलग अलग ग्रुप में रिलीफ कैंप्स का दौरा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख सोमवार को तय होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत में सदन में मौजूद रहेंगे। यह भी खबर आ रही है, प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद पीएम मोदी जवाब देंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी का ट्वीट से सरकार पर हमला है। देश को 2 वर्गों में बांटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई को भारत को भरना होगा। चौथी बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष की महासचिवों के साथ बैठक, आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, पार्टी के कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का चीन पर बड़ा बयान, नया भारत अपनी शर्तों पर जीता है, अनुराग ठाकुर ने कहा। अनुराग ठाकुर बोले, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, मुंबई में सितंबर के पहले हफ्ते में इंडिया की बैठक होगी। बोले, मीटिंग की तैयारियों पर शरद पवार के साथ बैठक की। और एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, रामेश्वर में पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री ने डीएमके को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया है। आठवीं बड़ी खबर, आईएसआईएस का महाराष्ट्र मॉड्यूल केस, 5वें आरोपी अदनान अली की कोर्ट में पेशी हुई। अदनान के घर से लैपटॉप, पेन ड्राइव और मोबाइल जब्त किया गया है। 9वीं बड़ी खबर, दत्ता सामंत मर्डर केस में छोटा राजन बरी हो गया है। सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन को बरी किया। दत्ता सामंत की 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन सब बड़ी खबरों के बाद अब देखिए कर्टन रेजर में आज की 5 बड़ी खबरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हमारी कवर स्टोरीज हैं, इसके अलावा और भी खबरें हैं। लेकिन पहली खबर, विपक्ष के मणिपुर दौरे की बात पाकिस्तान पर कैसे पहुंच गई। पाकिस्तान, मणिपुर, मामला क्या है, हम आपको बताने वाले हैं। तस्वीर ध्यान से देखिएगा। दूसरी खबर, कैसा पीएम चाहिए, युवा, बुजुर्ग, महिला, विपक्ष में पीएम उम्मीदवारों की सेल किसने लगाई, बयान जरूर सुनना चाहिए। तीसरी खबर, क्या भारत में नई गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट खत्म होने वाली है, क्या है यह प्रयास, जरूर देखिएगा। चौथी खबर, क्या आप भारतीय नौसेना के 007 के बारे में जानते हैं, हम आपको उसकी तस्वीर दिखाएंगे। और 5वीं खबर, नौजवानों का प्यार नास क्यों नहीं सह पाता है, दिल्ली की नरगिस को इरफान ने क्यों मार डाला, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत फिक्र आपकी में सबसे पहली खबर, राजनीति में ताक पर रख दी गई भाषाई मर्यादा की करेंगे। लोकतांत्रिक देश का नई पहचान क्या है, जागरूक जनता कहेगी कि उस देश में नेता सड़क से संसद तक वाद विवाद करते हैं, सार्थक बहस होती है, इसी बहाने जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए जाते हैं और उसका समाधान होता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। मॉनसून सत्र के 7वें दिन यानी आज हंगामे के कारण, आज भी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बाधित हुई। दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह सिर्फ मणिपुर है। आज इस मुद्दे में पाकिस्तान का अध्याय भी जुड़ गया है और यह काम किया है गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने। विपक्ष के इंडिया अलायंस को लेकर उनके बोल सुनिए। डेलीगेशन सब जा रही विपक्ष की मणिपुर। अरे भाई जाएं, ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाएं। डेलीगेशन सब जा रही विपक्ष की मणिपुर। अरे भाई जाएं, ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाएं। इन्हीं का डायलॉग है, थोड़ा इंप्रोवाइज करते हैं। ये कैसा बयान बा, ये कौन सा घमंड बा। विपक्षी गठबंधन इंडिया का एक डेलीगेशन हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने वाला है। यह दौरा कल और परसों होगा। डेलीगेशन में करीब 20 नेता शामिल होंगे, जिसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लीड करेंगे। ये नेता मणिपुर की जमीनी हालत पर अपनी नजरों से देखना चाहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या हो रहा है वहां पर, और ऐसा पहले भी होता रहा है। मिसाल के तौर पर 7 वर्ष पहले जब कश्मीर में अनरेस्ट था, हिंसा ज्यादा हो रही थी, तब तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में 26 सांसदों का ऑल पार्टी डेलीगेशन हालात जानने के लिए घाटी पहुंचा।
उस समय राजनाथ सिंह ने शांति बहाली के लिए कहा था कि जो लोग अमन चाहते हैं हम उन सब से बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे ही नहीं बल्कि रोशनदान भी खुले हुए हैं। उस वक्त इसका असर अलगाववादियों पर भले ही ना पड़ा हो, लेकिन जनता में एक अच्छा मैसेज गया था। अब मणिपुर सुलग रहा है तो विपक्ष का एक डेलीगेशन वहां जाने वाला है। सत्ता पक्ष को इसमें भले ही राजनीति दिखे, लेकिन मणिपुर की भलाई के लिए इसे सकारात्मक नजरिए से भी देखने की आवश्यकता तो है ही। जब इसी से जुड़ा सवाल बीजेपी सांसद रवि किशन से पूछा गया तो उन्होंने विपक्ष को पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी। यह भी कहा कि ये लोग पाकिस्तान के अलावा चीन और श्रीलंका भी जा सकते हैं। उनके इस बयान पर अब बहस छिड़ गई है और इंडिया वाले बीजेपी पर हमलावर हैं। माननीय मंत्री जी जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। रवि किशन जी को सुन करके ना मुझे आक्रोश भी नहीं हुआ, थोड़ा तरस आया उनकी बुद्धि और उनके विवेक पे। मुझे तो लगता है कि उनको मानसिक आरोग्यशाला में कुछ दिन वो जाएं, बुद्धि विवेक को फिर से नियंत्रित करें। प्रधानमंत्री जी को संसद में आके स्टेटमेंट करने की डिमांड हम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जाके राजस्थान में और गुजरात से जो है विपक्षी पार्टियों को भला बुरा जब कह सकते हैं तो उनके फॉलोअर्स कुछ भी कह सकते हैं। उनके लिए पोलराइज करना, अनप शनप कहना ज्यादा फायदेमंद है। आज क्यों सीएम के अनुसार 10 दिन समय है सर, आप जब भी डिसाइड करेंगे। कि रवि किशन जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूंगा। जिस तरीके से मणिपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण तो है, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। देखिए, रवि किशन जी हों या मनोज तिवारी जी हों, इंसान अच्छे हैं लेकिन फिल्म के एक्टर हैं। जो स्क्रिप्ट आप इनको पकड़ा दीजिए वो उस पर बोल देंगे। रवि किशन ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत विचार है, अब क्योंकि ये उस मानसिकता के इस हिसाब से उन्होंने कहा होगा। इस बयान की जरूरत थी नहीं, वो भी जब ऐसा माहौल बना हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रवि किशन ही पाकिस्तान की बात कर रहे हो। आज आपको 9 दिन पुराना एक बयान सुनाते हैं। इंडिया अलायंस पर बीजेपी ने जब सवाल उठाए तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कि इंडिया से अगर दिक्कत है तो बीजेपी वाले पाकिस्तान चले जाएं। विक्षिप्त दिमाग के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिस पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स बीजेपी फॉर इंडिया हैं, उनको इंडिया से दिक्कत है, चले जाएं पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या मतलब है? ऐसे बोल तब हैं जब 4 महीने पहले ही हेट स्पीच पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी पाकिस्तान चले जाओ वाली राजनीतिक सोच पर कड़ी नसीहत दी थी। उस समय जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा था, सबसे जरूरी चीज है मर्यादा को बनाए रखना। कुछ बयान दिए जाते हैं जैसे कि पाकिस्तान चले जाओ। सहिष्णुता क्या है? सहिष्णुता किसी से भिड़ना नहीं है, बल्कि मतभेदों को स्वीकार करना सहिष्णुता है। लेकिन किसी दल को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत याद नहीं होगी, इसीलिए आज हमने जस्टिस के.एम. जोसेफ को फिर से कोट किया। खबर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बयान सदन से बाहर दिया, लेकिन आज एक और बयान ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह बयान है अखिलेश यादव का। वो अजमेर में थे, वहां उनसे सवाल हुआ कि विपक्ष यानी इंडिया में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। तो अखिलेश यादव ने कहा, आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे, जिस तरह के पीएम चाहिए वो मिलेंगे। मानो प्रधानमंत्री उम्मीदवार की सेल लगी हो और जिसको जो पसंद हो उसको वैसा प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी आप जीते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको? तो सर वैसे नाम बता। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। आपकी तरफ से बीजेपी में क्या चॉइस? बीजेपी में कोई ऑप्शन हो तो बताओ। हम पे तो कितने ऑप्शन है, और फिर यही हमारा देश है। जब ऑप्शन ज्यादा हो तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। हमें क्या चाहिए उससे ज्यादा जरूरी है कि इंडिया अलायंस को क्या चाहिए।
समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन की अहम हिस्सेदार है। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भले ही हल्के फुल्के मूड में कहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि अखिलेश की बातों से ऐसा लगता है कि इंडिया में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक अनार 100 बीमार वाली हालत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बयानों से थोड़ा ऊपर उठते हैं। आज मॉनसून सत्र के 7वें दिन भी संसद ठप रही। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की और इसको लेकर जमकर शोर शराबा, नारेबाजी हुई। हालांकि आज हंगामे का मुद्दा सिर्फ मणिपुर नहीं था। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग होने के बीच लगातार बिल कैसे पास कराए जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा होना चाहिए, इसके बाद विधायी कार्य होने चाहिए। इसी पर आज लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और स्पीकर ओम बिरला के बीच बहस हुई। पहले आपको वो जरूर सुनना चाहिए। हमारा भी कुछ तो मांग होते हैं सर। मैं एक छोटी सी बात करते सर, 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसे देर हो रहे हैं सर? ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल निकलना चाहते हैं सर? नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल खराब करने दो, सब ऑटोमेटिकली सब झंझट खत्म है। विपक्ष के सवाल और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पेंडिंग है। इस बीच सरकार कैसे बिल पास करा रही है वो भी जान लीजिए। लोकसभा में आज खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 और द नेशनल डिटेल कमीशन बिल 2023 भी लोकसभा में पारित हुए। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा के हंगामे के बीच एक के बाद एक बिल पारित किए जा रहे हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदन की अनुमति मिल गई हो तो सरकार द्वारा नीतिगत मामलों पर कोई भी ठोस प्रस्ताव तब तक सदन के समक्ष नहीं लाया जाना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा न हो जाए। मनीष तिवारी सांसद कांग्रेस, उनका यह ट्वीट था। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी सरकार से यही सवाल पूछ रही है। देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, प्रैक्टिस और रूल्स हैं वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता, संसद की जो विधेयक की लेजिस्लेटिव बिजनेस की कार्रवाई होती है उसे रोक दिया जाता है। जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसका जवाब मिलना अभी बाकी है। क्या संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग होने के बीच बिल पास कराए जा सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमने संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य और बीजेपी सांसद और वकील पीपी चौधरी से बातचीत की। पीडीटी आचार्य ने कहा कि संसदीय परंपरा ऐसी नहीं रही है कि बिल पारित कराया जाए। दूसरी तरफ पीपी चौधरी का कहना है कि ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि बिल पास ना कराए जा सके। खैर, कन्वेंशन के मुताबिक तो नहीं होना चाहिए, यही है परंपरा, तो यही है। जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, क्योंकि एक सीरियस चीज़ है अविश्वास प्रस्ताव गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जब तक वो हाउस पूरी तरह से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करता तब तक गवर्नमेंट का जो मेजर काम है ना वो सारा रुक जाता है। संसदीय नियम यही कहता है कि नहीं? नहीं, नियम नहीं है कोई नियम, रूल में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन है। विपक्ष को कानून पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कोई किस कानून के तहत वो बात कर रहे हैं, क्योंकि देश कानून से चलता है। जब पार्लियामेंट की खास करके हम बात करें, जब पार्लियामेंट कानून बनाती है तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है कानून के हिसाब से ही काम करेगी। तो पार्लियामेंट जो अभी काम कर रही है वो भारत के संविधान के सम्मत हैं, भारत के संविधान के तहत कर रही है। नियम है नहीं और परंपरा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है।
यानी ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत सरकार अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग होने के बीच बिल पास ना करा सके। ज्यादातर समय अविश्वास प्रस्ताव संसद में फेल होता है। बावजूद इसके सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए यह विपक्ष का मजबूत हथियार रहा है। इतिहास कुछ यही कहता है। 1963 में पहली बार प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के आचार्य जेबी कृपलानी ने लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि वोटिंग में पीएम नेहरू की सरकार को बहुमत मिला। आचार्य कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि मेरे लिए बेहद दुख की बात है कि मुझे ऐसी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाना पड़ रहा है जिस सरकार में मेरे 30 साल पुराने कई दोष शामिल हैं। इसके बावजूद सरकार की जवाबदेही के लिए मैं ये प्रस्ताव ला रहा हूं। जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव से सरकारों का समय समय पर परीक्षण किया जाना अच्छा है, खासकर तब भी जब सरकार गिरने की कोई संभावना न हो। विपक्ष की तरफ से वक्त वक्त इसे सरकार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है। विपक्षी दलों की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, यह दाम उल्टा भी पड़ सकता है। कैसे? अब आपको यह बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा में एनडीए के पास 332 और विपक्षी अलायंस इंडिया के पास 142 सांसद हैं। ऐसे में संख्या बल में सरकार विपक्षी दलों पर भारी है। संभावना है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद मोदी सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल करेगी। विपक्ष के पास बोलने वाले फायर ब्रांड नेताओं की कमी है, एनडीए के पास कड़ा जवाब देने वाले कई चेहरे। ऐसे में हो सकता है कि विपक्ष सरकार को फंसाने के लिए बनाए गए चक्रव्यूह में खुद ही ना फंस जाए। अब चलते हैं कर्नाटक, जहां रेवड़ी कल्चर की राजनीति विकास पर भारी पड़ने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ओर कई बार इशारा कर चुके हैं। आगे पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पहले आप बेंगलुरु का एक वीडियो देखिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की कर्मचारी होने का दावा करने वाली यह महिला मुफ्त बस यात्रा के लिए कंडक्टर से उलझ गई। राज्य में सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा लागू की है, यही दलील वो भी दे रही थी, लेकिन बस कर्मचारी ने उसे कर्नाटक का पहचान पत्र दिखाने को कहा, जिस पर पूरे रास्ते बहस होती रही। यह तस्वीर तो बस एक उदाहरण है। असल में कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इतने वादे कर दिए, इतनी गारंटी दे दी कि वही उनके गले की हड्डी बन गई है। कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी। इनमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला मुखिया को 2000 रुपए मासिक सहायता, बीपीएल परिवार को 10 किलो मुफ्त चावल, हर महीने 1500 से लेकर 3000 तक बेरोजगारी भत्ता और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। इन गारंटियों को लागू करने के लिए हर साल सरकारी खजाने पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। अब कर्नाटक सरकार इन गारंटियों को लागू करने में लगी है, तो दूसरी तरफ सरकार के विधायक फंड के लिए बेचैन है। अपनी ही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो विकास के काम के लिए पैसे नहीं दे रही है। 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस विधायक ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखी। शिकायत की गई कि उनके जिलों के प्रभारी मंत्री विकास योजना के लिए पैसे जारी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी डिमांड पर कोई जवाब भी नहीं है। खुद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी प्रायोरिटी गारंटी पूरी करने की है, इसीलिए विकास योजनाओं से समझौता करना पड़ेगा। So we have implemented the 5 guarantees. We have said that all of them should see that the guarantees will be implemented and see that it reaches every household, and there should be a celebration of the program which has been reached to them, and we have communicated to them. We have said them this year you may find difficult for the new grants, which is already budget has been already been closed. Now we have implemented the guarantee. अब यह समझने वाली बात है कि कांग्रेस के लिए यह गारंटी इतनी जरूरी क्यों है, और ये 5 गारंटी, दरअसल ये 5 गारंटी कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका ट्रम्प कार्ड है और इसी वजह से उसकी कर्नाटक में जीत हुई, और इन्हीं गारंटी के दम पर वो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहती है और आने वाले राज्यों में चुनाव है उनको भी लड़ना चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बने 3 महीने हो चुके, लेकिन उसके कई विधायक इतने नाराज हैं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बैठक बुलानी पड़ी। बेंगलुरु में रात के समय मीटिंग हुई, जिसमें डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। विधायकों को भी बुलाया गया। फिर यह जानकारी दी गई कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, कहीं कोई गुस्सा या नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। यह सब उस चिट्ठी के बाद हुआ जो सीएम को लिखी गई थी। आपको बता दें कि ये फ्रीबीज असल में फ्री नहीं होते, बल्कि इसकी कीमत
भी घुमा फिरा कर जनता को ही चुकानी पड़ती है। कर्नाटक में भी कुछ यही हुआ है। वहां नंदनी दूध 1 अगस्त से 3 रुपए लीटर महंगा होने जा रहा है। टोन दूध 39 रुपए है, जबकि 42 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। सरकार की दलील है कि अन्य जगहों पर यही दूध 54 रुपए और 56 रुपए लीटर के बीच बिकता है। उनके राज्य में तो बहुत कम दाम में मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप जानते हैं श्रीलंका का बंटाधार क्यों हुआ? जो आपने देखा था, लोग सड़कों पर आ गए थे क्योंकि जो सरकार थी उसने चुनाव में कई वादे कर दिए थे, फ्रीबीज के वादे कर दिए थे। और जब फ्रीबीज के वादे कर दिए तो एकाएक कोरोना काल आ गया, उसका रेवेन्यू कम हो गया। और रेवेन्यू आता था टूरिज्म से। वादे तो पूरे किए लेकिन सरकारी खजाना खाली हो गया और फिर बंटाधार हो गया। यहां पर चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। ये मुफ्त वो मुफ्त अब बारी आई है विकास की तो हाथ खड़े कर दिए। ऊपर से महंगाई की मार अलग से पड़नी शुरू हो गई। रेवड़ी कल्चर का सच यही है, जब जनता की ही कटनी। इस सब के बीच में अब खबर उस डिवाइस की करते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल और दिमाग कहा जाता है। एक छोटा सा पुर्जा जो 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का ड्राइवर बन गया है और जिसकी कमी पूरी दुनिया की रफ्तार सुस्त कर सकती है। इस पुर्जे का नाम है सेमीकंडक्टर चिप। आजकल नई कार खरीदने के लिए महीनों या साल इंतजार करना पड़ता है। लाखों रुपए की कार बुक करने के बाद भी लंबी वेटिंग क्यों लगती है? इसका जवाब है सेमीकंडक्टर चिप की कमी। इसी चिप की कमी के कारण दुनिया भर में गाड़ियों का प्रोडक्शन सुस्त है। स्मार्टफोन से लैपटॉप और फिटनेस बैंड तक, कंप्यूटिंग मशीन से मिसाइल तक, घर से लेकर हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने वाली हर मशीन में यह सेमीकंडक्टर छोटी सी चिप धड़क रही है। अगर ये चिप ना हो तो मोबाइल फोन से पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, बैंकों में लेन देन पर ब्रेक लग जाएगा। सेमीकंडक्टर की अहमियत को प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझ लें। इसीलिए आज गुजरात के गांधीनगर में सेमीकन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया। 3 दिन तक की कॉन्फ्रेंस में सेमीकंडक्टर चिप, डिस्प्ले फैब, चिप डिजाइन और असेंबलिंग सेक्टर की कई नामी कंपनियां और जाने माने एक्सपर्ट्स हिस्सा ले रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में फॉक्सकॉन बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है, माइक्रॉन, AMD, मार्वल, वेदांता, लैम रिसर्च, NXP सेमीकंडक्टर्स, इन्फिनियन टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसी मंच से भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ब्लूप्रिंट रखा है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इसका फायदा भारत में निवेश करने वाली कंपनियों को भी होगा। प्रधानमंत्री के लंबे एड्रेस से हमने कुछ विशेष बातों की एक रील तैयार की है जिसे आपको देखना चाहिए। लास्ट ईयर सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, व्हाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, व्हाई नॉट इन्वेस्ट। आज भारत पर निवेशकों को भरोसा है क्योंकि यहां स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। आज भारत पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भरोसा है क्योंकि हमारे पास मासिव टैलेंट पूल है, स्किल्ड इंजीनियर्स है। जब आपसे कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो उसमें ये बात भी शामिल है कि आइए मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत को इस बात का भी एहसास है कि सेमीकंडक्टर सिर्फ हमारी जरूरत ही नहीं है, दुनिया को भी आज एक ट्रस्टेड, रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। आपने
भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। क्या आप जानते हैं कि यह भी भारत की चाइना पर सर्जिकल स्ट्राइक है? क्योंकि ताइवान में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, और वहां पर टेंशन के बाद चाइना का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब अगर यह भारत में शिफ्ट कर रही है इंडस्ट्री या कदम आगे बढ़ा रही है, तो इससे चाइना की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया की चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो इस लिहाज से भी कम होगी और वो भारत की तरफ देख रहे हैं। कई कंपनीज भारत में आ रही हैं। सेमीकंडक्टर की ताकत क्या है, इसे समझना हो तो ताइवान के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसका भी जिक्र किया। क्षेत्रफल के लिहाज से ताइवान हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन उसकी जीडीपी $790 बिलियन से भी ज्यादा है, जो दुनिया की टॉप 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ताइवान की जीडीपी में सेमीकंडक्टर चिप की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है। दुनिया में जितने सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल होते हैं उनमें से 62% ताइवान के हैं। विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC ताइवान की है, जहां पर हमारे सहयोगी गए भी हैं। दुनिया में जितने चिप बनाए जाते हैं उनमें से 53% यह कंपनी तैयार करती है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 90% सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं। अब आपको एक और बड़ी रोचक बात बताना जरूरी है। सेमीकंडक्टर चिप बनाना बहुत बहुत कठिन काम है। वहां का क्लाइमेट इंपॉर्टेंट होता है, पानी इंपॉर्टेंट होता है जहां पर यह बनाया जाता है, और इन सारी कंडीशंस को दिमाग में रखकर कंपनीज फैसला लेती है कि किस जगह सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाएंगे, और भारत ये सारी फैसिलिटीज देने को तैयार है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल टॉप सेमीकंडक्टर कंपनियों के सीईओ काफी उत्साहित दिखे। फॉक्सकॉन, माइक्रॉन, AMD और वेदांता ग्रुप के सीईओ ने क्या कहा, आपको इस रील के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई द्वारा पिछले कई वर्षों के सफल प्रयासों के बाद भारत ने अब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री जी का विजन ही है कि भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरे। Never seen what we have seen in last 10 years. The aspiration of young India is very high, seeing Mr. Modi that something will happen to us, and which is happening. Prime Minister Modi once mentioned to me that IT stands for India and Taiwan. We estimate that our project here in Gujarat will create nearly 5,000 direct jobs, plus an additional 15,000 jobs in the community over the coming years. Where there is a will, there is a way. I can feel the determination of the Indian government. I'm very optimistic of where it will be headed. क्या आप जानते हैं भारत की जो सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है? $27 बिलियन की, और इसमें 90% हम इंपोर्ट करते हैं। ताइवान के साथ चीन का तनाव बढ़ता जा रहा है, युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो इसका सीधा असर सेमीकंडक्टर उत्पादन पर पड़ेगा। अगर ताइवान से इसकी सप्लाई बंद हुई तो भारत क्या दुनिया भर के उपकरण ठप होने लगेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर को लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। समझने वाली बात यह है कि आखिर ताइवान में ऐसा क्या है कि एक छोटा सा देश सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी दुनिया पर राज करता है। कुछ महीने पहले TV9 भारतवर्ष संवाददाता बिपिन चौबे ताइवान गए थे। आपको उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं वहां से।
हम इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे के उसी एग्जीबिशन हॉल के अंदर मौजूद हैं जहां पर ताइवान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और ताइवान की इस ताकत के आगे दुनिया उसका लोहा मानती है। बिना सेमीकंडक्टर डिवाइस के ये ब्रांड्स, ये कंपनियां, ये मशीन्स नहीं चल सकते हैं। इस बात को प्रदर्शित करने की कोशिश है कि अगर ताइवान पर हमला हुआ, ताइवान पर संकट आया, ताइवान पर खतरा मंडराया तो ताइवान में सेमीकंडक्टर डिवाइस का निर्माण रुक जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी होगी। इसका इस्तेमाल न सिर्फ कारों में, मोबाइल में, मशीन्स में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है और औसतन एक कार में लगभग 1400 सेमीकंडक्टर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कार का एक्सेलेरेटर हो, चाहे कार की लाइट हो, सेंसर्स हो, उसका स्टीयरिंग हो, ब्रेक हो, कुछ भी हो, उसमें बिना सेमीकंडक्टर डिवाइस के वो कार नहीं चल सकती। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, भारत सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम बनाया गया, एक इनिशिएटिव बनाया गया जिससे कि सेमीकंडक्टर्स भारत में बने। लेकिन हमको चुनौती देने के लिए आप जानते हैं कौन आ रहा है? अमेरिका। बाइडेन साहब ने भी हस्ताक्षर कर दिए और कह दिया है कि वहां पर भी अब सेमीकंडक्टर बनाए जाएं, सेमीकंडक्टर चिप बनाए जाएं। देश की अर्थव्यवस्था को टॉप गियर में लगाने के लिए सरकार सेमीकंडक्टर चिप को बढ़ावा दे रही है। करीब $10 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है और बताया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री 2026 तक करीब $50 बिलियन की हो जाएगी। और देश की जमीनी और समुद्री सरहद महफूज रखने के लिए सुरक्षा के नए और ठोस इंतजाम भी साथ साथ किए जा रहे हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए एक और। हिंदुस्तान की 007 निराक्षी। आपको समंदर में भारत की नई जासूस निराक्षी के बारे में बताते हैं। भारत की वो अंडर वाटर जासूस जो समंदर में चीन और पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले कोलकाता से आई ये तस्वीर देखिए। अब आप, ये है निराक्षी जो कि एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है। सागर में दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों की जासूसी और निगरानी करने वाली एक रोबोटिक पनडुब्बी, पूरी तरह से स्वदेशी, जिसके प्रोटोटाइप को आज बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये पनडुब्बी समंदर में 4 घंटे तक गोता लगा सकती है और रियल टाइम निगरानी करने में सक्षम है। कोलकाता से टीवी 9 संवाददाता रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट देखिए। समंदर में चीन और पाकिस्तान ने साजिश की तो खैर नहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में निगरानी और निगहबानी के लिए उतर चुकी है निराक्षी। देश की समुद्री सुरक्षा का ये नया सिपहसालार, देश का पहला स्वदेशी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, पानी के अंदर खुद से चलने वाली 2.1 मीटर लंबी और 50 किलोग्राम वजनी रोबोटिक पनडुब्बी, जिसका निर्माण किया है कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE, DRDO और एरोस्पेस इंजीनियरिंग ने मिलकर। देश का पहला अंडर वाटर सर्विलेंस व्हीकल निराक्षी हमारे सामने है। आप देख सकते हैं निराक्षी DRDO द्वारा तैयार किया गया है और GRSE द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य काम रहेगा कि अंडर वाटर जब जाते हैं कोई शिप तो इसको मदरशिप से लॉन्च किया जाएगा और ये कोशिश करेगा कि कहीं माइंस है या तो फिर कहीं पे कोई विस्फोटक है या तो फिर बाकी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका निरीक्षण करना और उसको मदरशिप को देना। निराक्षी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें एडवांस सेंसर लगे हैं, कटिंग एज कैमरा से लैस है, रडार है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, हर तरह की निगरानी के लिए बिल्कुल सटीक है। कोलकाता में इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया। This platform has got an endurance of 4 hours and it can go up to 300 meters length. So the process is on to enhance the endurance. So then this can be deployed across the coastal waters for ensuring safety of the coast. जब किसी देश की समुद्री सीमा इतनी बड़ी हो तो सिर्फ लहरों के ऊपर से निगरानी करने से काम नहीं चलता, अंदर से भी करना होता है और दावा है कि निराक्षी इसमें माहिर है। और सबसे बड़ी बात, इसका इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी सबमरीन का इस्तेमाल अमेरिका 1960 के दशक से कर रहा है और उसने अभी हाल ही में कुछ साल पहले $40 बिलियन का एक प्रोजेक्ट डिसाइड किया जिसमें पूरी की पूरी फ्लीट होगी ऐसी अंडर वाटर रोबोटिक सबमरीन्स की। ये 3 नॉट है, यानी कि 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समुद्र में गोता लगा सकती है। भारत में बना अंडर वाटर व्हीकल काफी किफायती है, अत्याधुनिक भी है, समंदर के अंदर लंबे समय तक
खुद से निगरानी कर सकता है। इसमें लगे जीपीएस के जरिए इसे संपर्क में रहा जा सकता है। यह समंदर के अंदर दुश्मन के माइंस को डिटेक्ट कर सकता है और सोनार तकनीक के जरिए अंडर वाटर सर्विलांस की क्षमता रखता है। आगे चलकर इसमें जब और तकनीक जोड़ी जाएगी तब यह उस माइंस को नष्ट भी करने की ताकत रखेगा। इसे नेवी में 6 महीने के अंदर कमीशन करने की तैयारी है। अभी समंदर की निगरानी या तो जहाजों से होती है या फिर विमानों से या फिर सैटेलाइट से। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च होने के बाद नौसेना और कोस्ट गार्ड को इससे काफी मदद मिलेगी, उनका काम आसान होगा। बाहरी दुश्मनों से हमारी सेनाएं मोर्चा ले रही हैं, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन छिपे हैं उनका इलाज भी जरूरी है। पुणे की यह खबर आपको जाननी चाहिए। यह खबर ISIS प्रेमी एक डॉक्टर पर आधारित है। इसका नाम है अदनान अली सरकार, जिसे NIA ने गिरफ्तार कर लिया। यह डॉक्टर आतंकी संगठन ISIS के इशारे पर भारत में युद्ध जैसी तैयारी कर रहा था। आज आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक डॉक्टर आतंक का स्पेशलिस्ट बन गया। पुणे के ISIS प्रेमी डॉक्टर की कुंडली दिखाते हैं, जो आतंकियों के इशारे पर भारत में गजवाए हिंद वाली साजिश को इंप्लांट करने का प्लान बना रहा था। इसका नाम है डॉक्टर अदनान अली सरकार और यह एक MBBS है। 43 साल का डॉक्टर अदनान अली एनेस्थीसिया का स्पेशलिस्ट है, यानी ये लोगों को किसी सर्जरी से पहले वो दवा देता है जिससे उन्हें दर्द का एहसास ना हो। इसे एनेस्थीसिया वाले इलाज का 16 वर्षों का अनुभव है, यानी इन 16 वर्षों में इसके पास कितने मरीज आए होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह डॉक्टर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। दर्द के एहसास को खत्म करने वाला यह डॉक्टर देश को दर्द देने का कोई खतरनाक प्लान बना रहा था। खुद सोचिए, आप जिस डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, क्या अंदाजा भी लगा सकते हैं कि वो आतंकियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहा है। अभी और सुनिए, ISIS के कोर्स में डिग्री हासिल करने वाला डॉक्टर अदनान अली सरकार इंग्लिश, हिंदी, मराठी और जर्मन भाषाओं का जानकार है और जाहिर है इस ज्ञान का इस्तेमाल भी वो ISIS के एजेंडे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। अदनान अली सरकार पर NIA के खुलासे ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है। अब आपको बताते हैं डॉक्टर शब्द को बदनाम करने वाले आतंक के स्पेशलिस्ट अदनान अली सरकार के बारे में NIA ने क्या दावे किए हैं, यानी आतंकी संगठन ISIS के लिए काम कर रहे इस डॉक्टर का प्रोफाइल क्या था। पहला खुलासा, ISIS के लिए स्लीपर सेल बनाने का काम। स्लीपर सेल यानी आतंकियों का वो दस्ता जो आम लोगों की तरह रहता है, उनके बीच घुल मिलकर रहता है, आम लोगों की जिंदगी जीता है, उन्हीं के बीच रहता है, लेकिन असल में वो काम करता है आतंकियों के लिए और जब ऑर्डर आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। डॉक्टर अदनान अली ऐसे ही स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। दूसरा काम, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं की भर्ती करना, यानी अदनान अली सरकार युवाओं को आतंक की डोज दे रहा था। इसका टारगेट वो युवा थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिन्हें पैसों का लालच देकर गुमराह करना सबसे आसान था। NIA ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि 16 साल से डॉक्टर के नाम के पीछे अपनी असली पहचान छिपा रहा अदनान अली देश की एकता, अखंडता और स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा था और सीधे भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहा था। डॉक्टर अदनान अली सरकार ISIS के उसी महाराष्ट्र मॉड्यूल का सबसे अहम मोहरा था जिससे जुड़ी 4 और गिरफ्तारियां NIA पहले कर चुकी है। NIA के इस खुलासे के बाद हमारे संवाददाता पुणे के कोंडवा इलाके में अदनान अली के उसी घर पर पहुंचे जहां यह डॉक्टर एक बहुत बड़े ऑपरेशन पर काम कर रहा था। यह ऑपरेशन किसी मरीज का नहीं, आतंकियों का था। पुणे के कोंडवा इलाके में पवन परमार सोसाइटी में ये जो फ्लैट है, यहीं पे डॉक्टर अदनान अली सरकार कुछ सालों से रहते थे। अभी ये फिलहाल ये फ्लैट बंद है। आप देख सकते हैं इस फ्लैट पर जो लिखा हुआ है, कुछ अरबी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। जब NIA ने उनको अरेस्ट किया, वो अरेस्ट करने के बाद ये खुलासा सामने आया है। अदनान अली सरकार ISIS के कांटेक्ट में थे और ISIS में लड़कों की रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी अदनान अली सरकार पे थी।
अदनान अली सरकार सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थे और इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो लड़कों के रिक्रूटमेंट करने की करते थे। और अब खबर राजधानी दिल्ली की, जहां 24 घंटे के अंदर मर्डर की 2 अलग अलग वारदातों ने दिल्ली वालों को डरा दिया है। मालवीय नगर में 25 साल की नरगिस को दिन दहाड़े इरफान ने रॉड से मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो गुरुवार को डाबरी इलाके में एक बिल्डर की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबसे पहले नरगिस की हत्या कैसे और क्यों हुई, यह बताते हैं। नरगिस घर से दिल्ली के मालवीय नगर में कोचिंग के लिए गई थी, लेकिन 28 साल के इरफान ने उसकी जान ले ली। आप जब यह जानेंगे कि इरफान ने नरगिस की हत्या क्यों की तो हैरान रह जाएंगे। यह रिपोर्ट देखिए। नरगिस के घर में मातम का माहौल है। मां बेटी को याद करके फूट फूट कर रो रही है। उस घड़ी को कोस रही है जब बेटी को कोचिंग के लिए घर से बाहर भेजा था। कमला नेहरू कॉलेज से पास आउट हुई 25 साल की नरगिस कोचिंग के लिए मालवीय नगर जाती थी। हर दिन की तरह शुक्रवार को भी वो कोचिंग गई, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटी। मालवीय नगर के विजय मंडल पार्क में उसकी रॉड से वार कर हत्या कर दी गई। इसी बेंच पर दोनों आकर बैठे थे और बातचीत हो रही थी और लगातार इरफान शादी का दबाव बना रहा था नरगिस के ऊपर। लेकिन आज जब उसने इनकार किया तो उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि वो पहले से ही इसकी प्लानिंग कर रहा था। नरगिस की लाश पार्क में बेंच के पास से बरामद हुई। दरअसल संगम विहार में रहने वाली नरगिस और इरफान आपस में रिश्तेदार थे। बताया जाता है कि इरफान नरगिस से शादी करना चाहता था, लेकिन नरगिस का परिवार रिश्ते के लिए राजी नहीं था। इसी सिलसिले में इरफान ने नरगिस को किसी बहाने से पार्क में मिलने बुलाया और शादी की बात की। नरगिस ने इनकार कर दिया तो उसने गुस्से में रॉड से उसका कत्ल कर दिया। इसमें बेसिकली लव एंगल एंड डिनायल फॉर मैरिज है बेसिकली ये पूरा इशू। और लड़का लड़की आपस में रिलेटेड हैं, मौसेरे भाई बहन हैं। क्या गुजारिश करेंगे आप? हमें उसकी मौत चाहिए। हम जब तक देख नहीं लागे, जब तक हमारे कलेजे में ठंडक नहीं मिलेगी। दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात ने दिल्ली के कॉलेजों में पढ़ने वाली दूसरी छात्रों को भी डरा दिया है। कि साउथ दिल्ली में होकर भी बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, जबकि सबसे पॉश इलाका माना जाता है। और आए दिन लड़कियों के साथ ये सब किए जाता है। कभी चाकू से वार कर दिया जाता है, आज रॉड से मार दिया, कभी नेक घुमा देते हैं। लड़की का रेप हो गया, किसी लड़की को किडनैप कर लिया गया, किसी को लाइक गन से मार दिया गया। तो वी वांट सेफ्टी फ्रॉम आवर गवर्नमेंट। लाइक आई रिक्वेस्ट कि हमें प्लेसेस सेफ दो। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम किया गया है, लेकिन दिल्ली के पौष इलाके में हुई इस वारदात ने राजधानी की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मालवीय नगर में 25 साल की छात्रा की हत्या हुई तो गुरुवार को दिल्ली के डाबड़ी इलाके में 42 साल की महिला की घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला एक बिल्डर की पत्नी थी। आरोपी ने कत्ल के बाद खुद भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मर्डर की यह पहली वारदात पुलिस के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। अब दोनों के मोबाइल मिलने के बाद मिस्ट्री सुलझने की उम्मीद है। फिक्र आपकी में अब आपके फिक्र की बात करते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है? मौसम के ऐसे तेवर कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भारत के कई हिस्से ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हर जगह पानी ने तबाही मचा रखी है। कहीं घर डूब रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं इंसान बह रहा है। भाई
ये तो सिर्फ चंद तस्वीरें थी, हालात इससे भी बुरे हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अभी सबसे ज्यादा बुरा हाल तेलंगाना का है, जिस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की। बाढ़ से मची तबाही की ये तस्वीरें तेलंगाना की हैं, जहां इन दिनों आसमानी आफत बरस रही है। हनुमाकोंडा में लबालब सड़क पार करने के चक्कर में बाइक सवार पानी में बह गया। वहीं गोविंदपुरम में एक बाइक सवार को रस्सी के सहारे बचाया गया। भूपालपल्ली जिले में भी बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। नदियां उफान पर हैं। मोरांचा नहर का पानी मोरांचा पल्ली गांव में घुस गया। घर मकान सब डूब गए। गलियों में सैलाब बह रहा है। लोग मकान की छतों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों को नाव में सुरक्षित निकाला जा रहा है। खम्मम में एक युवक खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और घंटों तक वहीं बैठा रहा। पास के घरों की छतों पर शरण लिए लोगों ने साड़ी के सहारे इस युवक का रेस्क्यू किया। आपने देखा कि कैसे देश में कई दिन से बाढ़ और बारिश से आफत मची है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी देश में 3 राज्य ऐसे हैं जहां सूखे का ऐलान बच गया है। यूपी में 31 जिलों में सूखे के आसार हैं। 40% कम बरसात हुई है यहां पर। झारखंड में लगातार दूसरे साल सूखे का संकट है। राज्य में 47% बारिश हुई है। धान की रोपाई भी मात्र 13% हो पाई है। बिहार में तो सामान्य से 45% कम बारिश हुई है, जिससे धान की रोपाई 49% ही हो पाई है। मौसम का ये ऊट पटांग खेल सिर्फ भारत में ही नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि धरती के एक कोने में समंदर उबाल मारने लगा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में समंदर का तापमान इस हफ्ते 38 डिग्री को पार कर गया, जबकि आमतौर पर इस सीजन में तापमान 23 से 31 डिग्री के बीच होना चाहिए। ऐसे ही 2020 में फारस की खाड़ी में 37.61 तापमान दर्ज किया गया था। 2019 की रिसर्च में यह दावा किया गया था कि कुछ सालों में समंदर की गर्मी तिगुनी हो गई, जो बहुत बड़े खतरे का संकेत। मतलब यही समंदर उबल रहा है। कहीं बाढ़ से तबाही है तो कहीं सूखे का संकट और गहराता जा रहा है। अब तो धरती भी जल उठी है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पीछे छूट चुका है और मौसम अब किसी और ही खतरे का संकेत दे रहा है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई देशों में लू चल रही है। कई जगहों पर तो इसकी वजह से मौत भी हो गई। लेकिन जुलाई के तापमान ने सबको हैरान कर दिया है। जुलाई में इतनी गर्मी है कि 1,20,000 जुलाई में इतनी गर्मी 1,20,000 साल बाद पड़ी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1.25 लाख साल बाद धरती पर यह महीना सबसे गर्म साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग तो अब बीते जमाने की बात हो गई है, अब ग्लोबल बॉइलिंग आ गई है। लेकिन अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसके दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के कई राज्यों के लोगों को बेचैन कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आई फ्लू की, जिसे कंजंक्टिवाइटिस या पिंक आइज भी कहते हैं। आंखों में होने वाला यह संक्रमण दिल्ली एनसीआर के लोगों को 2 हफ्ते से परेशान कर रहा है। ज्यादा बारिश और उमस के बाद आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग आई हॉस्पिटल से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं और उनके मुताबिक ओपीडी में आई फ्लू के मरीजों की संख्या 50% बढ़ गई है। आई फ्लू से संक्रमित होने वालों में ज्यादा संख्या बच्चों की। दिल्ली एनसीआर में आई फ्लू के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, आई फ्लू का संक्रमण ना हो इसके लिए क्या सावधानी रखें, आई फ्लू से कैसे बचाव करें, इन सवालों को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता शालिनी वाजपेयी ने बात की दिल्ली के सेंटर फॉर साइट आई हॉस्पिटल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार से। उन्होंने आई फ्लू के बारे में क्या बताया, आपको जरूर देखना चाहिए। बारिश के मौसम में आर्द्रता बढ़ती है, बाहर पानी गिर रहा है, उसके बाद में कीचड़ हो रहा है, तो ये एक किसी भी संक्रमण के लिए, चाहे वो आंखों का संक्रमण हो, पेट की बीमारियां हो और दूसरा जो है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उसमें फैलता है। शुरुआत ऐसे होती है कि शुरुआत में आंखों में काफ़ी ज़्यादा खिचखिच होती है, इरिटेशन होता है और खिंचाई उसमें हो रही होती है। उसके बाद में आप उसको इरिटेशन हो रहा है तो आप उसको हाथ से रगड़ते हैं
और कुछ देर बाद उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, आंखें लाल होती हैं, फिर आँख की झिल्ली कंजंक्टिवा उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये हर उम्र के लोगों को परेशान कर सकता है और ख़ास करके बच्चों में ये ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि वो स्कूलों में जाते हैं। स्कूल में बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं, धूल वगैरह से, पानी से, ह्यूमिडिटी सबसे उनका कांटेक्ट होता है, वो हाइजीन वो मेंटेन नहीं कर सकते, जो कि इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी होता है। हाथ से फैलेगी या कांटेक्ट से फैलेगी। मैं आपके पास में बैठा हूँ तो आपको नहीं लगेगा, मगर मैंने मोबाइल जो यूज़ किया है, डोर हैंडल खोला है, लिफ्ट के बटन दबाए हैं, जैसे कि हम कोविड में कहते थे फैलता, उसी तरह से ये भी फैलती है, कांटेक्ट से फैलती है। जब तक आप अपनी हाथ में हाथ को रगड़ेंगे नहीं, तब तक ये आपको नहीं लगेगा। आप और हम इतने पास में बैठे हैं, 2 फुट के डिस्टेंस पे, नहीं लगेगा। सावधानी सबसे ज़्यादा इसमें ये है कि आप जो है आँख को टच ना करें। अगर आपको आँख को टच करना ज़रूरी है तो पहले आप अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से साफ करिए। और आइए अब देखते हैं देश की टॉप 9 खबरें। मध्य प्रदेश के सतना में 12 साल की आदिवासी बच्ची से रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीएम शिवराज बोले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ग्रेटर नोएडा के कासना में बीजेपी नेता को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने कहा 2 पक्षों के बीच झगड़े का मामला। लालू प्रसाद यादव बैडमिंटन खेलते हुए आए नजर। हाल ही में सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लंबे समय के बाद वो इस अंदाज में दिखे। यूपी के संभल में अलम जुलूस के रेलवे लाइन से टकराने पर हुआ हादसा, करंट लगने से 4 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। यूपी के कौशाम्बी जिले में मोहर्रम जुलूस के दौरान शिया समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। जयपुर एयरपोर्ट से पाकिस्तानी लड़की को हिरासत में लिया गया, बिना दस्तावेज पाकिस्तान जा रही थी, 3 साल से सीकर जिले में रह रही थी। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर लगा भारी जाम, पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद लंबा जाम लगा, ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कों पर लगा जाम, ऑफिस से घर जाने वालों को हो रही है परेशानी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पंजाब के होशियारपुर के युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार में शोक किया।